Hi, welcome back. In this video, we will talk about inflation and tax. सबसे पहले I want to talk about inflation. See, imagine करो कि P1 जो है वो 1 है और P2 जो है वो P2 है. उससे क्या होगा कि जो हमारा 1 प्लस इन्फ्लेशन है दैट विल बी डिटर्मिन्ड बाय P2 क्योंकि 1 ही है ना P1 तो. So 1 plus inflation becomes my P2. Assumption है for the sake of understanding of things. हमारी अभी तक इक्वेशन है M2 is equal to C2 plus M1 अब minus C1 upon 1 plus R. अब मेरा M1 और C1 जो है वो तो 1 रुपये पे ही हो रहा है. सो हमारे पास पहली बात समझने वाली ये है कि M और C दोनों ही रियल वैल्यू टर्म्स में है. मतलब M इज नॉट 100 रुपीज, कंजम्पशन इज नॉट 100 रुपीज वर्थ ऑफ कंजम्पशन. अगर कंजम्पशन हम बोलते हैं 5 यूनिट्स की है देन M इज वर्थ 5 यूनिट्स. कंजम्पशन अगर हम बोलते हैं 10 यूनिट की है तो M इज ऑल्सो वर्थ 10 यूनिट्स. सो M एंड C इज इन रियल टर्म्स नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स. सो अगर हम एक कंजम्पशन डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ गुड X तो हम M भी डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ गुड X. सो हम क्या बोलते हैं कि लेट्स सपोज माय इनकम इज इनफ टू बाय 10 यूनिट्स ऑफ X. उसमें से मैंने 6 यूनिट्स ऑफ X खरीदे तो माय सेविंग्स इज 4 यूनिट्स ऑफ X. यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे हमारे पास मनी टर्म्स में ना कंजम्पशन है और ना ही इनकम है. तो जैसे ही हम इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो हम ये बोलते हैं जो हमारी कंजम्पशन है उसको हमें प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना टू गेट द प्राइस वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, राइट. सो आइडियली P1 C1 P2 M2 ऐसे आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो M2 है वो कंज्यूम होगा P2 के टर्म्स में बिकॉज P2 इज हायर देन P1. C2 जो है वो भी P2 के टर्म्स में डिफाइन होगा बट M1 और C1 जो है वो किस में डिफाइन होगा P1 के टर्म्स में. नाउ अगेन हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, हम लोग एब्सोल्यूट प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इन्फ्लेशन में इंटरेस्टेड है. मतलब अगर इनिशियली 10 रुपये है और बाद में 12 रुपये हो जाता है तो मुझे 10 रुपये और 12 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 10 रुपये और 12 रुपये में फ़र्क क्या है 20% का. तो मुझे किससे फ़र्क पड़ता है 20% से, राइट. सो देयरफॉर it becomes P2M2 is equal to P2C2 plus M1 minus C1 upon 1 plus R. I can divide the whole thing by P2 and we know that P2 is nothing but 1 plus inflation. Then I get M2 is equal to C2 plus M1 minus C1 upon 1 plus R the whole upon 1 plus pi. So actually हम बोलते हैं 1 plus rho is equal to 1 plus R upon 1 plus pi. 1 plus R upon 1 plus pi. हम ये क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं रो जो है वो है मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस रो इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस पाई. सो दैट्स माय ऑफिशियल फॉर्मूला. मैं ना आपको एक थोड़ा लेमन टर्म्स में समझाना चाहती हूँ फॉर यू टू बेसिकली बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. Suppose that today you're saving ₹100. You can't say ₹100 because you have to say it in real terms. So let's suppose today you can consume 5 units of X. आप डिसाइड करते हो कि मैं कंज्यूम करने की जगह सेव करती हूँ, ठीक है. आपने सेव करा 5 units of X. In a way you saved ₹100 which is 5 units of X. A year later you get ₹110 back. So my R is 10%. So my R is 10%. ठीक है. अब क्या हुआ जब आपके पास 110 रुपीज आए आपने रियलाइज किया कि सेम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स को खरीदने के लिए मुझे 108 रुपये स्पेंड करने पड़ते हैं हाइपोथेटिकली. सो एक्चुअली जब मैंने 5 यूनिट्स ऑफ एक्स गिव अप किए तभी मैं 5 यूनिट्स ऑफ एक्स को खरीदना चाहूंगी ना. वो सेम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स जो है वो मुझे अब 108 कॉस्ट करते हैं which means that जो मुझे R मिला 10% का उसमें से इन्फ्लेशन था 8% का, तो उसमें से इन्फ्लेशन था 8% का, तो इसका मतलब मुझे सेव करने पे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला ही नहीं. मतलब मुझे सेव करने पे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मुझे मिला, मुझे सेव करने पे क्या मिला, आई ओनली गॉट एन एक्स्ट्रा इनकम, आई ओनली गॉट एन एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर ऑफ 2%.
ऑफ 2 रुपीज ऑफ 2%, राइट। मैंने जब सेव किया था, मैंने इसलिए थोड़ा सेव किया था कि आज मैं 5x गिव अप कर रही हूँ, कल भी मुझे 5x मिल जाए। जब मैं सेव करती हूँ तो मैं सेव इसलिए करती हूँ ना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंजम्पशन मिले। एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो हमें मिली वो तो सिर्फ 2% की मिली, विच इज व्हाट द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड बाय। So R has to anyways cover the inflation, and it also covers the real rate of interest. So if you look at it, that is how we get this. Exact proof आपके कोर्स में नहीं है, but this is what the loosely explanation is. Now let's talk about tax. There is a before tax rate of interest and there is a after tax rate of interest. So before tax rate of interest हमें पता ही है R है, right? हमें पता ही है R है. After tax rate of interest is that my R is reduced by the amount of tax. My R is reduced by the amount of tax. Now, why does it happen? You see, what happens is, let's suppose my rate of interest is 10%. The tax rate is 20%. Now, when I'm earning, then मैंने 10 रुपये अर्न किए, उस 10 रुपये में से 2 रुपये तो मैंने टैक्स ही दे दिया, तो मैंने नेट अर्निंग तो 8 रुपये की ही करी ना। आपने मुझसे पैसे बोरो किए, आपने मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। सपोज आपने मुझसे 100 रुपये बोरो किए, तो आपने मुझे 10 रुपये दिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के। उस 10 रुपये में से 2 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, तो मेरे पास तो नहीं आया ना। तो जब मैं सोच रही हूँ, जब मैं एनालाइज कर रही हूँ कि मुझे आपको ये पैसा बोरो करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आई कैंट थिंक ऑफ इट एज गिविंग मी अ 10% रिटर्न। इट इज ओनली गिविंग मी अ 8% रिटर्न, क्योंकि बाकी जो 2 है वो तो गवर्नमेंट ले जाएगी, है ना। ये तो हुई बोरोअर का पर्सपेक्टिव, ये तो हुआ बोरोअर का पर्सपेक्टिव। नाउ लेट अस लुक एट लेंडर का पर्सपेक्टिव आल्सो। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर लेंडिंग मनी? नहीं, सॉरी, दिस वाज लेंडर्स पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स लुक एट द बोरोअर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। आई एम बोरोइंग मनी. When I'm borrowing money, I have to pay a 10% rate of interest, right? अब होता क्या है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। मतलब अगर मैं पहले 100 रुपये अर्न कर रही थी, नहीं, अगर मैं पहले 1000 रुपये अर्न कर रही थी, तो मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था 1000 रुपये पे, right? So I was paying a 20% tax on it. So I was paying a 200 rupees. Now that I've borrowed 100 rupees, इस 100 rupees के ऊपर मैंने 10 rupees का टैक्स पे किया ना, right? तो अगर मैं 100 की जगह, just to for the sake of understanding and clarity of this thing, let's say if I was borrowing a 500 rupees, तो मेरा इसके ऊपर इंटरेस्ट पे क्या होगा 50 rupees का, क्योंकि इंटरेस्ट इज 10%। तो क्या होता है, ये इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। मतलब मैं इस 50 रुपये को अपनी इनकम में से माइनस करूंगी, मेरे पास बचेगा 950। अब जो मैं 20% टैक्स दूंगी वो 950 रुपीज़ पे दूंगी, वो मैं 950 रुपीज़ पे दूंगी, विच मीन्स आई गिव अप 190 रुपीज़। तो इसका मतलब मैंने टैक्स कितना सेव किया, 10 रुपीज़ का। सो बाय बोरोइंग अ 500, बाय पेइंग अ इंटरेस्ट ऑफ 50, आई एम सेविंग अ टैक्स ऑफ 10। सो जो मैंने टैक्स ऑफ 10 सेव किया वो तो एक्चुअली मेरी अर्निंग हो गई ना, बिकॉज ऑफ बोरोइंग। सो मुझे बोरोइंग में जो नेट इम्पैक्ट पड़ा वो 40 रुपीज़ का पड़ा ऑन 500। मुझे बोरोइंग पे जो नेट इम्पैक्ट पड़ा वो 40 रुपीज़ का पड़ा 500 के ऊपर, which is why my rate of interest again is 8%. ये वाली कैलकुलेशन में एक बार और समझाती हूँ for the sake of understanding. So let's suppose you are earning right now 100 rupees. 100 रुपीज़ पे आपका जो टैक्स है वो है 20%। तो आपने इसके ऊपर टैक्स दिया 20 रुपीज़, आपने इसके ऊपर टैक्स दिया 20 रुपीज़। आपने क्या किया, आपने किसी से 50 रुपीज़ बोरो करे। When you borrow 50 rupees, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, इंटरेस्ट यू पेड 10%, you paid 5 rupees. This 5 rupees is tax deductible, which means that I will subtract it from here and I will say I have 95. So now my tax is going to be calculated on 95, which means I'm paying a 18 rupees now. So I am saving a tax of 2 rupees. ये अगर मैं ये 50 रुपये बोरो नहीं करती, ये अगर मैं इसके ऊपर 5 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती, तो मुझे 2 रुपीज़ सेव नहीं होते, विच इज़ वाई व्हेन आई कैलकुलेट माई नेट इम्पैक्ट,
सॉरी 118 नहीं 19, ये 1 रुपी सेव नहीं होता. तो विच इज़ वाई व्हेन आई कैलकुलेट माई नेट इम्पैक्ट or my net amount that I paid after borrowing, that is not 5 but that is 4. When that is 4, that means my net after tax rate of interest is 1 minus t into r. So चाहे हम बोरोए के परस्पेक्टिव से पढ़ें, चाहे हम लेंडर के परस्पेक्टिव से पढ़ें, हमारा टैक्स रेट के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज 1 minus t into r. So this is my case scenario for real rate of interest 1 plus rho, and this is my after tax rate of interest. थ्योरी कभी कभार आती है नहीं आती है, बट न्यूमेरिकल्स में हम ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली यूज करते हैं at some time or the other. So when we do the numericals, I will show you how these are used in the numericals as well. All right, thank you.